प्यारे बच्चों, करेंट सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप श्रीवास्तव और आज हम थोड़ा सा साइंस पर चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड हाई स्कूल, अब माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये बताया जा चुका है कि बोर्ड का एग्ज़ाम निर्धारित हैं, वो तो होंगे ही। तो अब आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, जितनी भी लेजीनेस है बिल्कुल छोड़ दीजिए। यही समय है, गोल्डन टाइम है आपके लिए ये, और आप खूब मन लगा के अगर इस समय मेहनत कर लेंगे तो आपके भविष्य के लिए बड़ी ही अच्छी चीज़ रहेगी ये। तो कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स हम आपको दे चुके हैं, आप उनको तैयार करिए। अब थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगा। विज्ञान क्या है विज्ञान और क्या अंतर है अन्य विषयों से। तो सबसे पहले थोड़ा सा विज्ञान के बारे में। विज्ञान, जिसको कि हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं, इसका मतलब होता है विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। अब क्या विशिष्ट है इसमें, ये थोड़ा सा हम लोग जानें। जैसे हम अन्य विषय पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो जो विद्वान हमें बता गए हैं वो चीज़ हम हिंदी में पढ़ते हैं और उसको सच मानते हैं। जो हिस्टोरियंस लिख गए हैं हिस्ट्री को, उसको हम मानते हैं कि ये बात सही है। मगर विज्ञान में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। विज्ञान में जो भी बात हमें कहनी होती है उसको प्रयोगों के द्वारा सिद्ध भी करनी होती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो हम सबसे पहले कोई भी चीज़ छोड़ के दिखाएं नहीं। इस तरीके से हम अब सीधे से इधर उधर की बात न करके सीधे से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड में पहला पाठ है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। पहले तो ये जान लें कि प्रकाश क्या है। पृथ्वी पर दो तरह की चीज़ें हैं। एक वो चीज़ है जिसमें भार होता है और स्थान घेरती हैं। दूसरी वो चीज़ें होती हैं जिसमें न तो भार होता है न ही स्थान घेरती हैं। तो जिनमें भार होता है और स्थान घेरती हैं उनको हम कहते हैं पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस। उनका अध्ययन हम केमिस्ट्री में करते हैं, रसायन विज्ञान में। और जिनमें भार नहीं होता है न ही स्थान घेरती हैं उनको हम कहते हैं ऊर्जा। उनका हम अध्ययन करते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में। तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश जो है ये क्या है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें जो खुद नहीं दिखाई देती। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो खुद नहीं दिखाई देती लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। तो यही प्रकाश की डेफिनेशन हो जाती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। मैं एक बार लिख रहा हूँ बोर्ड पे, बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है।
तो ये प्यारी सी डेफिनेशन निकल के आई प्रकाश की कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। दूसरी चीज़ होती है प्रकाश के गुण। अब यहाँ पर हम देखें तो दूसरी चीज़ हो जाएगी प्रकाश के गुण। ये तो प्रकाश हेडिंग हो गई थी जिसकी ये डेफिनेशन थी। तो बहुत सारे प्रकाश के गुण होते हैं लेकिन यहाँ पर जो मेन गुण हैं उनको हम देखेंगे। तो पहला गुण जो प्रकाश का होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन इसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। मैं नोट कर रहा हूँ। नंबर 1, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, यह अदृश्य होता है लेकिन इसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दो हो गए। पहला, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, यह अदृश्य होता है लेकिन इसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। नंबर 3, यह किसी भी चिकने तल से टकराकर परावर्तित होता है। तीसरा गुण जो हुआ प्रकाश का कि यह किसी भी चिकने तल से टकराकर परावर्तित होता है। देखिए, जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्या होता है कि हमारी आँखों से प्रकाश, जैसे कोई वस्तु है तो वहाँ से चलता है और परावर्तित होके, जैसे आँख से किरण चली, टकराई कहीं से, परावर्तित हुई, फिर हमारी आँख पे आई तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। रेटिना क्या होता है ये अगले पाठ में पढ़ेंगे, मानव नेत्र जब हम पढ़ेंगे, और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। या कोई चिकनी दीवार है, कोई चिकना शीशा है, उस पर जब प्रकाश पड़ता है, जैसे शीशे को धूप की तरफ कीजिए और फिर किधर को मोड़िए सूर्य की तरफ करने के बाद, तो उसका एक फोकस दिखाई देता है। तो प्रकाश हमेशा चिकने तल पे पड़ता है और उसके बाद परावर्तित हो जाता है। परावर्तन भी क्या होता है ये भी मैं अभी इसी के बाद इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। चौथा गुण देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब पूछेंगे निर्वात क्या होता है। हाँ, तो अब देखिए थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से। जैसे हमने बताया प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। मान लीजिए ये प्रकाश पुंज है, कोई प्रकाश स्रोत है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इस तरीके से तो ये चल सकता है। ये सीधी रेखा है। अब आप कहें कि अगर ये कोई है, ये ऐसे ऐसे चले तो प्रकाश नहीं चलेगा।
यहाँ पर इसका ये मतलब सिर्फ नहीं होता है सीधी रेखा का कि बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री या कुछ ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से जैसा टॉर्च होती है, बल्ब से जब फोकस बाहर की ओर जाता है तो क्या होता है कि प्रकाश जो है वो फैलता है, मगर सीधी रेखा में भी फैलता है। इसके लिए एक छोटे क्लासेस से आप पढ़ते चले आए हैं कि एक प्रैक्टिकल किया जाता था कि इस तरीके से गत्ते के टुकड़े लगाए जाते थे, इस तरीके से एक में बीच में छेद करते थे, एक में नीचे छेद करते थे, एक में ऊपर छेद करते थे और यहाँ पे एक कैंडल जला के रख दी जाती थी, तो इसका प्रकाश दूसरी तरफ नहीं पहुँचता था। फिर क्या करते थे, इसी तरीके से टुकड़े लगा लिए जाते थे और इनके बीच में छेद कर दिया जाता था और यहाँ पे एक कैंडल जला के रख दी जाती थी, तो इसका प्रकाश दूसरी तरफ पड़ने लगता था, जिससे ये पता चलता था कि प्रकाश जो होता है वो सदैव सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, किसी भी वक्र रेखा में नहीं चलता है, पहली चीज़। दूसरा, अदृश्य होता है लेकिन वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब अंधेरे में हम होते हैं तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती, मगर जब प्रकाश पड़ता है तो हम प्रकाश को नहीं देखते कि ये कहाँ पे है, क्या है, वो नहीं हमें दिखता, लेकिन वस्तुएं जरूर जो रखी होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। अब किसी भी चिकने तल से टकरा के परावर्तित होता है, ये चीज़ हम आपको क्लियर करा चुके हैं कि जैसे ही किसी शीशे पर आप सूर्य की तरफ करिए और उसका फोकस किधर को ले जाइए तो देखिए वो फोकस पड़ेगा, अर्थात सूर्य से जो किरणें आई टकराई उसके बाद दूसरी तरफ चली गई। अब इसकी जो चाल है निर्वात में, अब निर्वात भी जान लीजिए क्या होता है। निर्वात का मतलब है स्पेस, अंतरिक्ष। जो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी के ऊपर, उस वायुमंडल के ऊपर का जो स्थान है वो रिक्त है। वहाँ पे न तो गैसेज हैं, न तो कुछ है, न धूल है, न मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, कोई गतिरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं वहाँ पे। वहाँ जब प्रकाश आता है तो एकदम स्ट्रेट आता है, सीधा आता है। तो वहाँ उस निर्वात के अंदर प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो बच्चों ये प्रकाश हो गया, प्रकाश के गुण हो गए, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए और उसके बाद आगे बताता हूँ कि इसमें और क्या होता है। हाँ तो बच्चों अब अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि पाठ का भी नाम था, इसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो जान ले परावर्तन होता क्या है। प्रकाश ये तो जान गए कि किरणों के रूप में चलता है, तो प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए माध्यम की बात यहाँ पे आ गई। मान लीजिए अभी अपवर्तन पढ़ेंगे हम आगे चल करके। तो मान लो कोई शीशा है प्लेन पारदर्शी जिसमें आर पार दिखता है, इधर से जो प्रकाश पड़ता है वो शीशे से होकर दूसरी तरफ निकल जाता है। तो जो बाहर से आता है प्रकाश वो कैसा होता है, वायवीय माध्यम में होता है। जैसे ही वो शीशे में प्रवेश करता है वो कांच के माध्यम में चला जाता है और जैसे ही फिर दूसरी तरफ निकलता है फिर वायवीय माध्यम में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से माध्यम यहाँ पे बदल जाता, मगर परावर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी दूसरा माध्यम होता है उसके चिकने तल से टकराता है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई शीशा है, प्रकाश किरण इस पे गई, इस तरीके से टकराई, टकरा के इधर निकल गई। ये मान लेते हैं कोई, यहाँ पे अभिलंब डाल दिया जाए। तो क्या है, ये किरण उस पर पड़ रही है, तो इस किरण को क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण। ये इधर वापस जा रही है परावर्तन के पश्चात, तो ये किरण हो जाएगी परावर्तित किरण। ये क्या है, अभिलंब है। ये मान लो O बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे हम, आपतन बिंदु।
ये आपतन बिंदु है। अब देखिए अभिलंब से कोणों को नापेंगे। ये कोण आई लिखा जाता है, ये इधर अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण ये आर लिखा जाता है। तो कोण आई जो होता है वो होता है आपतन कोण, और जो कोण आर होता है वो होता है परावर्तन कोण। तो ये आपके टॉपिक से रिलेटेड टर्म्स थे, ये मैंने पहले ही आपको बता दिए। अब यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आना परावर्तन कहलाता है। ये हो गई डिफिनीशन कि प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए जैसा तल होगा वैसा परावर्तन होगा। तल पूर्ण रूप से चिकना होगा तो पूर्ण परावर्तन होगा, तल आंशिक रूप से चिकना अर्थात खुरदुरा होगा तो आंशिक परावर्तन होगा। तो ये जान लीजिए। तो हमने आपको प्रकाश बता दिया, प्रकाश क्या होता है उसकी डिफिनीशन नोट हो गई। हमने बता दिया प्रकाश के गुण क्या होते हैं, उसकी डिफिनीशन नोट हो गई। अब हमने आपको प्रकाश का परावर्तन भी बता दिया, उसकी डिफिनीशन नोट हो गई। अब इसके बाद परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे परावर्तन के नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परावर्तन के नियम, बहुत पूछा जाता है, बहुत कायदे से तैयार करिएगा। 2 नियम होते हैं परावर्तन के, पहले मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद मैं नोट करूंगा। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। 3 चीजें, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम फिर से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। लिखिएगा यही। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं।
यानी कि एक इसी तरीके से डायग्राम ड्रा करते हैं। ये एक समतल दर्पण हो गया। दर्पण के बारे में अभी हम आपको पढ़ाएंगे। ये किरण इधर पड़ रही है इस पे, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। मान लेते हैं अपतन बिंदु O है, ये कोण I है और ये कोण R है। तो क्या हो जाएगा नियमानुसार, कोण I बराबर कोण R। बहुत ज़रूरी टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से कि आप परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। देखिए अगला जो है इसमें टॉपिक वो है प्रतिबिंब। इसको भी ध्यान से जानना जरूरी है क्योंकि अभी जब आगे हम गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी तल से टकराकर परावर्तित होने वाली या अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे लिख लेता हूं इसको, जब परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन अगले पाठ में पढ़ेंगे अब, के पश्चात प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें जरा अंतर अभी देखेंगे। तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो किरणें वास्तव में परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जाकर के किसी बिंदु पर मिले, वास्तव में मिले, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो इस आधार पर जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं
तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब तो बने हुए प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? जब प्रकाश किरणें चलेंगी और वास्तव में कहीं पर जाकर के मिलेंगी, ये गोली दर्पण जब हम आपको पढ़ाएंगे तो सारी किरणें कैसे पड़ती हैं, उनके क्या नियम होते हैं, कहाँ पे मिलती हैं, कैसा प्रतिबिंब बनता है, सारा कुछ आपके सिलेबस में है, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो प्रतिबिंब अगर वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो पहला टाइप जो हुआ प्रतिबिंब का वो हुआ वास्तविक प्रतिबिंब। अब दूसरा प्रतिबिंब का टाइप जो होता है वो होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यदि किरणें वास्तव में न मिलें किसी बिंदु पर बल्कि मिलती हुई प्रतीत हों तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हम हर चीज़ आपको नोट्स क्लियर करा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं आपको सारी वो चीज़ें कराऊंगा जो आपके बोर्ड में पूछी जाती हैं, एक भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। अभी इसके बाद अनसॉल्व्ड भी हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। बस आप लोग, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ कि पढ़िए आप चाहे जहाँ, हमसे नहीं मतलब, मगर वीडियो आप हमारा देखें। अगर वास्तव में आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है? तो देखिए आभासी प्रतिबिंब, एक एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ आपके बोर्ड पे, नहीं तो मैं खाली बता भी सकता था, मगर मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखिए, जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई, देखिए यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पर मिल रही थी, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, प्रतीत होती हैं, तो बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है? तो ये प्रतिबिंब की थ्योरी हो गई। प्रकाश हुआ, परिभाषा हो गई उसकी, प्रकाश के गुण हो गए, परावर्तन हुआ, परावर्तन के नियम हो गए, चित्र बना के आपको समझा दिया गया क्या कैसे होता है, प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब के प्रकार हो गए, सारी चीज़ें क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिएगा हमसे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। हाँ तो बच्चों देखिए, अब इसके बाद आता है दर्पण। दर्पण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ से बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। अगर कोई भी चीज़ मिस होगी तो फिर आगे कनेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो देखिए दर्पण की डेफिनीशन निकालते हैं अपने हिसाब से कि डेफिनीशन क्या होगी। तो किसी भी पारदर्शी माध्यम
का वह भाग जिसका एक तल चिकना तथा दूसरे तल पर पॉलिश हो दर्पण कहलाता है। इसी को लिखते हैं हम जरा, किसी भी पारदर्शी माध्यम और यहाँ पे पारदर्शी माध्यम हम कौन सा ले लेते हैं, कांच। जिसका एक तल चिकना ब्रैकेट में परावर्तक तथा दूसरे तल पर पॉलिश हो दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। अब बात आ गई पॉलिश की, तो पॉलिश कौन सी, जो दरवाजे पे करते हैं, कि जो मकान पे करते हैं, कि जो गाड़ियों पे करते हैं, जो फ्रिज पे करते हैं, कौन सी पॉलिश, ये कोई सी भी पॉलिश नहीं है। दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल, पॉलिश दो ही चीज़ों की जाएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किनारे, या तो रेड ऑक्साइड या फिर सिल्वर। दर्पण के ऊपर दो ही चीज़ों की पॉलिश की जाती है, या तो रेड ऑक्साइड या फिर सिल्वर। सिल्वर कास्टली पड़ती है इसलिए इसको नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर दर्पणों के ऊपर आपको रेड ऑक्साइड की ही पॉलिश मिलेगी। ठीक, ये टर्म भी आपका क्लियर हो गया। अब देखें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण बहुत प्रकार के होते हैं। दर्पण आपको समतल होंगे, उत्तल होंगे, अवतल होंगे, उत्तलावतल होंगे, उभयावतल होंगे, बहुत सारे दर्पण होंगे। मगर हमें सारे दर्पण नहीं देखना है, हमें मेन जो दर्पण है वो देखना है। तो प्रमुख दर्पण, ऐसे लिख लें कि प्रमुख दर्पण निम्न प्रकार के होते हैं। जो हमारे कोर्स में हम वही पढ़ेंगे, निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए पेन चेंज करता हूं मैं। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण और तीसरा है अवतल दर्पण। तो ये तीन तरह के दर्पण हो जाते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इनकी डेफिनेशन भी निकाल लेते हैं। पहला समतल दर्पण, वह दर्पण जिसके दोनों पृष्ठ समतल होते हैं, एक तल चिकना तथा दूसरे तल पर पॉलिश होती है। समतल दर्पण कहलाता है।
वह दर्पण जिसका एक तल चिकना अर्थात परावर्तक तथा दूसरे तल पर पॉलिश होती है, किसकी, रेड ऑक्साइड या सिल्वर की, समतल दर्पण कहलाता है। छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इसका। इस तरीके से ये पॉलिश वाला तल है और ये परावर्तक तल है। ठीक है, तो वह दर्पण जिसके दोनों पृष्ठ समतल हों, एक तल चिकना हो, दूसरे तल पर पॉलिश हो, ये जो दिखाया जाता है डैश जैसा, ये पॉलिश दर्शाई जाती है। दूसरा देख लेते हैं उत्तल दर्पण। पहले लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा बनते कैसे हैं। वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक होता है तथा धसे हुए तल पर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये देखिए गोलीय दर्पण होते हैं, उत्तल और अवतल जो होते हैं गोलीय दर्पण होते हैं, फ्लैट नहीं होते हैं। एक तल उभरा होता है, एक तल धसा होता है। तो उत्तल दर्पण, उत्तल का मतलब उभरा, यानी उभरा हुआ तल परावर्तक होगा, चिकना होगा, और जो धसा हुआ तल है उस पर पॉलिश होती है। इसका भी मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहीं पे। ये उभरा तल हो गया, ये धसा तल हो गया। तो धसे हुए तल पर पॉलिश और उभरा हुआ तल परावर्तक। तो ये कैसा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये वाला परावर्तक तल है और ये वाला पॉलिश है, यहाँ पे धसे हुए तल पर पॉलिश है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब लास्ट बचा अवतल दर्पण, उसको भी देख लीजिए। वह दर्पण जिसका, इसका बिल्कुल उल्टा, जिसका धसा हुआ तल परावर्तक होता है तथा उभरे तल पर अवतल दर्पण कहलाता है। तो इस तरीके से इसका एक डायग्राम भी बना लेता हूं मैं। ये अवतल दर्पण है, ये पॉलिश है और ये परावर्तक तल है। ये परावर्तक तल है। अब देखिए इसको ऐसे नहीं कि अगर इधर को बना हो, मान लो इधर को बना हो और ऐसे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रहेगा ये उत्तल ही, ये उत्तल नहीं हो जाएगा। बस इसको घुमा के रख दिया गया है। भाई शीशा है, चाहे हम इधर को रखें चाहे हम इधर को रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको भी ऐसे ही हो सकता था ये इस तरीके से, तो इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला
नहीं था। तो वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक और धंसा हुआ तल पर पॉलिश, तो वो उत्तल दर्पण। जिसका धंसा हुआ तल परावर्तक, उभरे तल पर पॉलिश, वो अवतल दर्पण। तो इस तरीके से ये दर्पण आपके कवर हो गए इसमें। अब ये गोलीय दर्पण हैं चूँकि, तो गोलीय दर्पण अभी हम आपको बताएंगे कि ये गोलीय दर्पण कैसे बनते हैं। तब तक आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो अब इस लेसन में ये लास्ट टॉपिक बचा है कि गोलीय दर्पण कैसे बनते हैं। समतल दर्पण तो सीधी सी बात थी, कोई समतल सा शीशा हुआ, उसको काट लिया गया, जैसी ज़रूरत हुई चौकोर या आयताकार जैसा चाहा गया वैसा काट के, और उसके एक तल पर पॉलिश कर दी गई और दूसरा तल उसका परावर्तक हो गया, बन के तैयार हो गया। अब देखिए गोलीय दर्पण कैसे बनते हैं। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं वो कांच के खोखले गोले से बनाए जाते हैं। ध्यान रख दीजिएगा, गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कांच के खोखले गोले से बनाए जाते हैं। मान लीजिए ये कांच का खोखला गोला है, ठीक, इसको आप बीच से काट दीजिए। जब आप इसको बीच से काट देंगे तो दो पृष्ठ बन जाएंगे। अब अगर इसके धंसे हुए तल पर आप पॉलिश कर देते हैं, धंसे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और अगर उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो इस लेसन में ये चीज़ें हो गई, आपको पता चल गया ना कि कांच के खोखले गोले को काट दिया गया, दो पृष्ठ हो गए इसके। अगर उभरे तल पर पॉलिश हो गई तो अवतल दर्पण हो गया, अगर धंसे तल पर पॉलिश हो गई तो उत्तल दर्पण हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बचेगा आपका, पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण, इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि पार्श्व उत्क्रमण है क्या। जब हम कभी किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं और अपना बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में दाहिना हाथ दिखाई देता है। अपना बायां कान पकड़ते हैं तो दर्पण में दाहिना कान दिखाई देता है। जब भी कभी हम कोई चीज़ पढ़ने के लिए उसके सामने ले आते हैं तो उल्टे दिखाई देते हैं। अर्थात दर्पण जो है वो क्या करता है कि चीज़ों को उल्टी कर देता है। ये जो प्रक्रिया है ये पार्श्व उत्क्रमण कहलाती है। और दर्पण से संबंधित कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि यदि आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई आपकी लंबाई की 1/2 होनी चाहिए। आप अगर 6 फुट के हैं तो दर्पण का में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई 3 फुट होनी चाहिए। और समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। इधर जब आएंगे गोलीय दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, कौन कौन सी चीज़ें होती, इससे संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं आएंगी। किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो वो कौन से नियमों का पालन करती हैं वो आएगी। जो आपने परावर्तन का नियम पढ़ा वो समतल दर्पण का पढ़ा था। अभी तक हमने गोलीय दर्पण के बारे में सिर्फ आपको उसकी परिभाषा बताई है और ये बताया है कि कैसे ये बनाया जाता है। इसके अलावा जो कुछ भी गोलीय दर्पण में पढ़ना है हमें, तो अगला जो पार्ट होगा उसमें गोलीय दर्पण में परावर्तन हम जब पढ़ेंगे तो उससे संबंधित सारी परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी। किरणें कौन से नियमों का पालन करती हैं वो बताई जाएंगी, और किरणों के द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं वो बताए जाएंगे, कहाँ पे बनते हैं वो बताए जाएंगे, आभासी वास्तविक आपको बताए जाएंगे। इस तरीके से सारी A to Z चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी। बस आपको क्या करना है, लग के वीडियो देखना है, सिर्फ वीडियो देखना है। और आपको हर चीज़, मैं खुद लिख रहा हूँ, जब मैं खुद लिख रहा हूँ तो आपको लिखने में क्या दिक्कत है भाई, आप अपने लिए तैयारी कर रहे हैं ना, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत आप करिए,
थोड़ा सा मेहनत हम करेंगे, आपकी गाड़ी भी पार हो जाएगी और सब अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं शब्दों के साथ समापन करते हैं। आज की वीडियो का बहुत लंबा हो रहा था और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नया टॉपिक होगा हमारा गोलीय दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। धन्यवाद दोस्तों।